हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, क्या हालचाल। हमें उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप सबकी तैयारी एकदम शानदार तरीके से चल रही होगी। तो स्वागत है एक बार फिर से UPTPLSC एनएम फीमेल हेल्थ वर्कर के नर्सिंग क्लास में पढ़ना मिडवाइफरी लेक्चर नंबर 54। पिछले वर्ष के पूछे गए टॉप 30 क्वेश्चन के साथ एकदम शानदार सेशन आज का होने वाला है। यदि आप यूपी एनएम, बिहार एनएम, DSSB एनएम या किसी भी स्टेट एनएम की तैयारी कर रही हैं तो आपके लिए सेशन ज़बरदस्त होने वाला है। तो आज के सेशन में 30 क्वेश्चन करेंगे। ये 30 क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश कीजिएगा और लास्ट में कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। तो आइए शुरुआत करते हैं सेशन की एकदम शानदार तरीके से। सेशन अच्छा लगेगा तो सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करिए। आइए देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन का रहा इंट्रायूटेरिन ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन IUGR के लिए सबसे सटीक डायग्नोस्टिक टूल कौन सा है? यूरिन टेस्ट, सीरियल अल्ट्रासाउंड और डॉपलर स्टडी या ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग या एक्सरे। तो कह रहा इंट्रा यूटेरिन ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन IUGR के लिए सबसे सटीक डायग्नोस्टिक टूल कौन सा है? तुम्हारा है सीरियल अल्ट्रासाउंड और डॉपलर स्टडी। नेक्स्ट, गर्भावस्था में एक्यूट फैटी लीवर AFLP का प्राथमिक लक्षण क्या है? लीवर एंजाइम का तेजी से बढ़ना, पीलिया और उल्टी, सिर दर्द, पेशाब में प्रोटीन। तो गर्भावस्था में एक्यूट फैटी लीवर का प्राथमिक लक्षण है लीवर एंजाइम का तेजी से बढ़ना। नेक्स्ट, नवजात शिशु में हाइपोक्सिक इसेमिक इन्फेलोपैथी का सबसे गंभीर परिणाम क्या है? पीलिया, हृदय दोष, सेरेब्रल पाल्सी या मृत्यु या अस्थमा। तो नवजात शिशु में हाइपोक्सिक इसेमिक इन्फेलोपैथी का सबसे गंभीर परिणाम है सेरेब्रल पाल्सी या मृत्यु। नेक्स्ट, गर्भावस्था में हेल्प सिंड्रोम का निदान किस पर आधारित है? उच्च BP और प्रोटीन यूरिया, हेमोलिसिस, लीवर एंजाइम बढ़ना, प्लेटलेट की कमी, मधुमेह और एनीमिया, गुर्दे की पथरी। तो गर्भावस्था में जो हमारा हेल्प सिंड्रोम है इसका निदान है हेमोलिसिस, लीवर एंजाइम बढ़ना और प्लेटलेट की कमी। गर्भावस्था में वेरिकोस वेन्स के लिए सबसे सुरक्षित उपचार क्या है? सर्जरी, भारी व्यायाम, एस्पिरिन या कंप्रेशन स्टॉकिंग्स और लेग एलिवेशन। तो गर्भावस्था में वेरिकोस वेन्स के लिए सबसे सुरक्षित उपचार है हमारा कंप्रेशन स्टॉकिंग्स और लेग एलिवेशन। नेक्स्ट, गर्भावस्था में थायराइड स्टार्म का प्राथमिक उपचार क्या है? पैरासीटामॉल, प्रोपाइल थियोयूरासिल यानी PTU और बीटा लाकर्स, आयरन सप्लीमेंट या एंटीबायोटिक्स। तो क्या कर रहा है? गर्भावस्था में थायराइड स्टार्म का प्राथमिक उपचार है प्रोपाइल थियोयूरासिल और बीटा ब्लॉकर्स। तो बढ़ते हैं आगे। नवजात शिशु में नेक्रोटाइजिंग एंटेरोकोलाइटिस का मुख्य जोखिम कारक क्या है? समय पूर्व जन्म और लो बर्थ वेट, अधिक दूध पिलाना, मातृ मधुमेह या संक्रमण। तो कह रहा है नवजात शिशु में नेक्रोटाइजिंग एंटेरोकाइटिस का मुख्य जोखिम कारक क्या है? तो हमारा 7वें का राइट आंसर हो जाएगा संपूर्ण समय पूर्व जन्म और लो बर्थ वेट। तो बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन का गर्भावस्था में एमनियोटिक फ्लूइड एबोलिज्म का सबसे प्रारंभिक लक्षण क्या है? पेट दर्द, बुखार, अचानक हाइपोटेंशन और हाइपोक्सिया या पेशाब में जलन। तो गर्भावस्था में एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म का सबसे प्रारंभिक लक्षण क्या है? अचानक हाइपोटेंशन और हाइपोक्सिया, यानी ऑप्शन नंबर C हो जाएगा हमारा सही। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है पोस्टमार्टम इन्वोल्यूशन में गर्भाशय का वजन कितने दिनों तक सामान्य होता है? 7, 6 सप्ताह, 3 महीने या 1 सप्ताह। तो पोस्टमार्टम इन्वोल्यूशन में गर्भाशय का वजन कितने दिनों तक में सामान्य होता है? 6 सप्ताह में। नेक्स्ट, गर्भावस्था में क्रोनिक हाइपरटेंशन का प्रबंधन कैसे किया जाता है? नमक का सेवन बढ़ाना, योगाभ्यास, एस्पिरिन की उच्च खुराक या मेथिल डोपा या लेबेटालोल। तो गर्भावस्था में क्रोनिक हाइपरटेंशन का प्रबंधन कैसे किया जाता है? मेथिल डोपा या लेबेटालोल के द्वारा। नेक्स्ट, गर्भावस्था में स्टार संक्रमण में T किसे दर्शाता है? टॉक्सोप्लाज्मोसिस, टेटनस, ट्यूबरकुलोसिस या टाइफाइड। तो गर्भावस्था में टार्च संक्रमण में T
किसे दर्शाता है? टॉक्सोप्लाज्मोसिस। टॉक्सोप्लाज्मोसिस। बढ़ते हैं आगे। गर्भावस्था में डीप वेन थ्रोम्बोसिस डीवीटी के लिए सबसे सटीक डायग्नोस्टिक टेस्ट कौन सा है? ब्लड शुगर टेस्ट, डॉपलर अल्ट्रासाउंड टेस्ट, यूरिन कल्चर या एक्सरे। तो गर्भावस्था में डीप वेन थ्रोम्बोसिस के लिए सबसे सटीक डायग्नोस्टिक टेस्ट कौन सा है? डॉपलर अल्ट्रासाउंड। हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। तो बढ़ते हैं आगे। तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या करा है। नवजात शिशु में रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमेच्योरिटी का मुख्य कारण क्या है? संक्रमण, जन्मदोष, कुपोषण, ऑक्सीजन थेरेपी और की अधिकता। नवजात शिशु में रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमेच्योरिटी का मुख्य कारण क्या है? ऑक्सीजन थेरेपी की अधिकता। क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन थेरेपी की अधिकता। नेक्स्ट। गर्भावस्था में सिकल सेल एनीमिया का प्रबंधन कैसे किया जाता है? आयरन सप्लीमेंट, हाइड्रेशन और पेन कंट्रोल, एंटीबायोटिक्स और सर्जरी। तो गर्भावस्था में सिकल सेल एनीमिया का प्रबंधन कैसे किया जाता है? हाइड्रेशन और पेन कंट्रोल के द्वारा। बढ़ते हैं आगे। गर्भावस्था में कोलेस्टेसिस का मुख्य लक्षण क्या है? हाथ पैर में खुजली, पेट दर्द, सिर दर्द, उल्टी। तो गर्भावस्था में कोलेस्टेसिस का मुख्य लक्षण क्या है? पैरों और हाथों में क्या? खुजली। तो बढ़ते हैं आगे। गर्भावस्था में प्री टर्म मैच्योरिटी रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन्स का प्रबंधन कैसे करें? घरेलू नुस्खे, व्यायाम, अधिक पानी पीना, एंटीबायोटिक्स और स्टेरॉइड्स। तो गर्भावस्था में प्री मेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन्स का प्रबंधन कैसे किया था? एंटीबायोटिक्स और स्टेरॉइड्स के द्वारा। बढ़ते हैं आगे। फिर नवजात शिशु में परसिस्टेंट पल्मोनरी हाइपरटेंशन का कारण क्या है? हृदय दोष, फेफड़ों में रक्त वाहिकाओं का संकुचन, संक्रमण, कुपोषण। तो नवजात शिशु में परसिस्टेंट पल्मोनरी हाइपरटेंशन का कारण क्या है? फेफड़ों में रक्त वाहिकाओं का संकुचन। तो बढ़ते हैं आगे। गर्भावस्था में मास्थेनिया ग्रेविस का प्रभाव किस पर पड़ता है? मांसपेशियों की कमजोरी और थकान, भ्रूण का वजन, उच्च रक्तचाप, मधुमेह। तो गर्भावस्था में मास्थेनिया ग्रेविस का प्रभाव किस पर पड़ता है? मांसपेशियों की कमजोरी और थकान। मांसपेशियों की कमजोरी और थकान। बढ़ते हैं आगे। गर्भावस्था में ल्यूपस एंटीकोआगुलेंट का खतरा क्या है? एनीमिया, गर्भपात या थ्रोम्बोसिस, पीलिया या मूत्र संक्रमण। तो गर्भावस्था में ल्यूपस एंटीकोआगुलेंट का खतरा है, गर्भपात या थ्रोम्बोसिस। बढ़ते हैं आगे। नवजात शिशु में हाइपरबिरूनेमिया के लिए कौन सा ट्रीटमेंट सबसे प्रभावी है? एंटीबायोटिक्स, हर्बल दवाएं, सर्जरी, फोटोथेरेपी। तो नवजात शिशु में हाइपरबिरूनेमिया के लिए कौन सा ट्रीटमेंट सबसे प्रभावी है? हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही, फोटोथेरेपी। बढ़ते हैं आगे। गर्भावस्था में एक्लेम्सिया के दौरे को नियंत्रित करने के लिए किस दवा का उपयोग किया था? पैरासीटामॉल, एस्पिरिन, मैग्नीशियम सल्फेट या आयरन। तो एक्लेम्सिया के दौरे को नियंत्रित करने के लिए मैग्नीशियम सल्फेट का यूज किया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है गर्भावस्था में प्लेसेंटा एक्रेटा का निदान किससे किया जाता है? ब्लड टेस्ट से या अल्ट्रासाउंड और एमआरआई से या यूरिन टेस्ट से या एक्सरे से। कह रहा है गर्भावस्था में प्लेसेंटा एक्रेटा का निदान कैसे किया जाए, किससे किया जाता है? तो प्लेसेंटा एक्रेटा का निदान हम किससे करते हैं? अल्ट्रासाउंड और एमआरआई के द्वारा। बढ़ते हैं आगे। नवजात शिशु में नियोनेटल एब्सिटेंस सिंड्रोम का कारण क्या है? संक्रमण, कुपोषण, आनुवंशिक विकार, माता द्वारा नशीली दवाओं का उपयोग। कह रहा है नियोनेटल एब्सिटेंस सिंड्रोम या नेयस का कारण क्या है? माता द्वारा नशीली दवाओं का उपयोग। नेक्स्ट। गर्भावस्था में प्री टर्म लेबर को रोकने के लिए किस सर्जिकल प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है? सर्वाइकल सर्कलेज, सिजेरियन, एमनियोसेंटेसिस या लेप्रोस्कोपी। तो गर्भावस्था में प्री टर्म लेबर को रोकने के लिए किस सर्जिकल प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है? तो हमारा हो जाएगा सर्वाइकल सर्कलेज। सर्वाइकल सर्कलेज।
तो बढ़ते हैं आगे। गर्भावस्था में फीटल माइक्रोकाइमेरिज्म का संबंध किससे है? भ्रूण का वजन, मातृ रोग प्रतिरोधक प्रणाली द्वारा पर प्रभाव, प्लेसेंटल संक्रमण या उच्च रक्तचाप। तो गर्भावस्था में फीटल माइक्रोकाइमेरिज्म का संबंध किससे है? मातृ रोग प्रतिरोधक प्रणाली पर प्रभाव। बढ़ते हैं आगे। गर्भावस्था में एंटीफॉस्फोलिपिड सिंड्रोम का उपचार किससे किया जाता है? एंटीबायोटिक्स, आयरन सप्लीमेंट, स्टेरॉयड्स, लो डोज एस्पिरिन और हेपरिन। तो गर्भावस्था में एंटीफॉस्फोलिपिड सिंड्रोम का उपचार किससे किया जाता है? लो डोज एस्पिरिन और हेपरिन। तो बढ़ते हैं आगे। नवजात शिशु में हाइपोथर्मिया के लिए क्रिटिकल तापमान क्या है? 36.5 डिग्री सेल्सियस, 36 डिग्री सेल्सियस से कम, 35 डिग्री सेल्सियस या 38 डिग्री सेल्सियस। तो नवजात शिशु में हाइपोथर्मिया के लिए क्रिटिकल तापमान क्या है? 36 डिग्री सेल्सियस से कम। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। गर्भावस्था में मायोमेक्टोमी कब की जाती है? प्रसव के दौरान, संक्रमण के दौरान, गर्भावस्था में या प्री टर्म लेबर में या पहले से फाइब्राइड हटाने के लिए? तो पहले से फाइब्राइड हटाने के लिए। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गर्भावस्थी मायोमेक्टोमी कब की जाती है? पहले से फाइब्राइड हटाने के लिए। नेक्स्ट, गर्भावस्था में कार्डियक अरेस्ट के प्रबंधन में प्राथमिक कदम क्या है? एंटीबायोटिक देना, CPR और डिफिब्रिलेशन या पेट दबाना या पानी पिलाना। गर्भावस्था में कार्डियक अरेस्ट के प्रबंधन में प्राथमिक कदम क्या है? CPR और डिफिब्रिलेशन, CPR और डिफिब्रिलेशन। तो बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। नवजात शिशु में बिल्बुरिन इनसेफेलोपैथी का दीर्घकालिक प्रभाव क्या है? अस्थमा, हृदय दोष, सेरेब्रल पाल्सी और बहरापन, मोटापा। तो नवजात शिशु में बिल्बुरिन इनसेफेलोपैथी का दीर्घकालिक प्रभाव क्या है? सेरेब्रल पाल्सी और बहरापन। तो हमें उम्मीद है ये 30 क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए होंगे। तो 30 क्वेश्चन में आपने कितने सही किए हैं हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। सेशन अच्छा लगा तो अच्छा कमेंट कीजिए, बुरा लगे तो बुरा कमेंट कीजिए, और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आप लोगों ने, सभी लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो देखिए सब्सक्राइबर की संख्या कितनी है। क्या रहा है, कितने सब्सक्राइब? 78% लोगों ने क्या किया है? सब्सक्राइब ही नहीं किया है। सिर्फ 21% लोगों ने, देखने वालों में जो ज़्यादा वीडियो को देखने, वॉच टाइम फ्रॉम सब्सक्राइबर्स, मतलब ज़्यादा देखने वाले, जो ज़्यादा देखने वाले हैं वो कितने हैं? 78% लोग हैं जो क्या करते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को देखते हैं। तो वह क्या किए हैं? चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं किए। हम तो 70% कहते थे, लेकिन आखिर में और ये 21% लोग क्या सब्सक्राइब कर रहे हैं। तो आखिर इतना अंतर क्यों है? क्या कोई कमी है? कोई भी कमी हो तो कमेंट में हमें ज़रूर बताइए। और देखिए, एक हम स्टडी 24 चैनल ही है, दूसरा कोई चैनल नहीं है कि हम आपको क्या करेंगे? झूठ का डाटा देंगे। तो कम से कम इसको उल्टा कर दीजिए, तब हमें यकीन होगा कि आप चाहते हैं कि सिलेक्शन लेना। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और टॉपिक के साथ, कुछ और क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।